अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 3 दिसंबर इतवार का दिन है और कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आप तक आने वाले हफ़्ता बहुत ही अहम तरीन हफ़्ता मैं समझ रहा हूँ। कुछ हेयरिंग्स अगर एक्सपेक्टेड हैं, अगर हो गई, लेकिन साइफ़र के केस ने बहुत से डेंट डाल दिए हैं, या कह दें बहुत सी कंट्रोवर्सीज जन्म दे दी हैं। अब वो जज पे एतबार नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, जैसे काजी फायजीसा जो ख़ास तौर पर जो ख़त लिखा है, तो पुरानी तारीख़ की औराक से कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, वो मैं बयान करूँगा। और ख़ास तौर पर राजा परवेज़ अशरफ ने आसमा चौधरी के साथ टैलेंट न्यूज़ में एक बात की है कि उन्हें बहुत दुख है जो इस्तीफ़े मंजूर किए। ऐसे लोगों के चेहरे नज़र आने चाहिए आप लोगों को कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। पहले तो राजा परवेज़ अशरफ के बारे में बात करता चलूँ। राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर थे और स्पीकर के तौर पर तारीख़ में इतना घिनौना किरदार किसी स्पीकर ने अदा नहीं किया जितना राजा परवेज़ अशरफ ने किया। 2 मिसालें मैं आपके सामने रख देता हूँ। याद रखिएगा, तारीख़ में आज तक मैंने पता नहीं कितने रेफरेंस फाइल किए हैं कि अगर डिसक्वालिफिकेशन बनती है आर्टिकल 63(2) के तहत, तो स्पीकर ने वो इख्तियार इस्तेमाल ही नहीं किया जो राजा रियाज़ ने पता नहीं कौन सी जुरिस्डिक्शन के तहत इस्तेमाल कर लिया। वो कैसे, ज़रा समझिएगा। यूसुफ गिलानी जब तौहीन अदालत हुई तो उसकी डिसक्वालिफिकेशन के लिए मैंने रेफरेंस फाइल किया। फहमीदा मिर्ज़ा थी, मैं लाहौर में गवर्नर हाउस में आई थी, तो उस वक्त जाकर वसूल करवाई थी। उन्होंने वो रिजेक्ट कर दी थी कि वो रेफरेंस नहीं भेज सकती। हालांकि आर्टिकल 63 जो बैकग्राउंड पे चल रहा है, अगर तौहीन अदालत में सज़ा हो जाए तो डिसक्वालिफिकेशन है 5 साल के लिए, लिखा हुआ है। तोशा खाना में तो कोई प्रोविज़न नहीं लगती। आर्टिकल 63(1) है, पहले उसका इतलाक होगा तो फिर रेफरेंस आना है। यानी ये नहीं है कि बराह रास्त आपने आ जाना है। तो ये 63(1) भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। अगर आप उन चीज़ों को भी समझें तो आपको बड़ी वजाहत के साथ चीज़ें समझ आ जाएंगी। कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है। लेकिन अगर इंसान समझना चाहे इन चीज़ों को, तो ये वाला ब्लेंडर भी किया, गैर आइनी तौर पर गैर कानूनी इख्तियार से तजावज़ करते हुए स्पीकर ने ये रेफरेंस भेज दिया 63(1) में आने। तो दूसरा रीज़न था कि अगर आर्टिकल सेक्शन 137 को बैकग्राउंड पर इलेक्शन एक्ट चल रहा है, कि अगर हम उसी को देख लें, अगर हम उसी को समझने की कोशिश करें, तो बहुत सी चीज़ें वजाहत समझ आ जाएंगी कि 120 दिन के अंदर इस्तगासा दायर होना था, वो टाइम लिमिट डिले हो गई थी। तो स्पीकर के रेफरेंस के ज़रिए एक ये किरदार आ गया। दूसरा बड़ी मज़ेदार बात है, राजा परवेज़, 3 बातें करूँगा। राजा परवेज़ अशरफ और राजा रियाज़ को जो अपोजिशन लीडर बना दिया न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की बुनियाद पर, मैंने वो चैलेंज किया। मैंने बहुत से ख़त लिखे, इन्हें कहा कि इसका फ़ैसला करें। इन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया। मामला आज भी लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इनको कहा, इन्होंने कहा बिल्कुल आ गया भाई, अपोजिशन लीडर किस बात का, अपोजिशन का तो रोल ही कोई नहीं अपोजिशन का। वो गवर्नमेंट को बैठे सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उनका नुमाइंदा बना हुआ है। ये भी तारीखी तौर पर समझिएगा, नुमाइंदा बना हुआ है और अपना एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है जो कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है और बहुत से सवाल का अपोजिशन लीडर के तौर। आप बता दें, राजा रियाज आज ज्वाइन कर चुका है। राजा रियाज ने कौन सा काम ऐसा अपोजिशन लीडर के तौर पर किया है? तो इनके ऊपर राजा परवेज़ अशरफ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, उस वक्त भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उस वक्त भी, लेकिन उन्होंने वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की। ये भी मैं बताता चलूँ, आपको समझना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है। और प्रोग्राम के यानी जब मैं सवाल ये ख़त्म कर लूँगा, मैं कोशिश करूँगा राजा रियाज राजा परवेज़ जो बड़ी बातें कर रहे हैं, उनका किरदार सामने आना चाहिए कौम का। इन्होंने वो अपोजिशन लीडर ने उनको मुंतखब कर लिया, हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ गया कि डिसाइड करें। तीसरा जो इस्तीफ़े वापस मंजूर करने की बात कर रहे हैं, ये जो हाल होना ही होना था जब इस्तीफ़े लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि दोबारा इस्तीफ़े जो है ना अपना ये आ रहे हैं, इस्तीफ़े नहीं देना चाह रहे थे, गलत इस्तीफ़े दिए हैं वापस लेने के लिए। लेकिन राजा परवेज़ अशरफ ने वो इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी और वो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर सस्पेंड कर लिया। तो ये ज़रा ज़रूरी है, ये किरदार और चेहरा समझ आने के लिए। अब बैठे अब बताते रहें कि आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहें। राजा परवेज़ अशरफ ये नहीं है, ये तारीख़ में लिखी जा चुकी हैं चीज़ें और ये आपके गले पड़ चुकी हैं और गले पड़ती रहेंगी, ये भी याद रखिएगा। अगर नहीं समझ आ रही तो बहुत मुश्किल काम है। आगे हम चलते हैं। साइफ़र केस का वो ऑर्डर 1 सफ़े का जारी कर दिया है, बैकग्राउंड पे वो ऑर्डर चल रहा है। मैंने उसमें जो बातें सुबह मैंने कही थी प्रोग्राम में कि सेक्शन 9 और 5 के माजी से इतलाक़ा कह रहे हैं, मैंने कहा ज़ुबानी कह रहे हैं, जब तक ऑर्डर में नहीं आएगा कैसे मान लें। उन्होंने कोई ऑर्डर में ऐसी चीज़ें लिखी, ऑर्डर में जो कुछ लिखा है वो आपके सामने रख देते हैं, जिसमें कहा गया कि अवाम और मीडिया की मौजूदगी में हुई जबकि हालात मुख्तलिफ थे। मैंने ट्वीट किया, ये सेक्शन 5 और 9 का माजी से इतलाक़ से मुताल्लिक़ हुक्म में कुछ नहीं कहा गया।
सोमवार को नकल चलान की नकलें तकसीम कर रखी हैं। इसमें साकिब शीर ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी और उन्होंने जो जैसा लिखा वैसे ही बता रहा हूँ। और इसके बाद तो वैसे ही इनको सिकंदर जुल्करनैन को तो अपने आप को 22 आगे जज, इनको तो अलग कर लेना चाहिए अपने आप को। नज़र आ रहा है कि इनका जो झूठ बोला है इन्होंने। साइफर केस की आज की जेल किस काद हुक्म में एक बात समझ नहीं आई, लिखा गया पब्लिक, मीडिया और दूसरे लोग समाअत की कार्रवाई के दौरान मौजूद थे। पब्लिक और दूसरे लोग कौन थे ये किसी को नहीं पता। बाकी रही बात मीडिया की, तो हमारे 3 दोस्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट जनरल एसोसिएशन के सदर रिजवान काजी, समा टीवी से यासर हकीम और ARY से बाबर मलिक को जब इजाज़त दी गई तब पौने घंटे की समाअत ख़त्म हो चुकी थी, आइंदा की तारीख पड़ चुकी थी। प्रोसिक्यूटर जेल अदालत से निकल कर जा रहे थे। जो इन दोस्तों को रास्ते में मिले, जज साहब भी दोस्तों को देकर वापस अदालत में आए। फिर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बोलने का कहा, वो बोले और रिपोर्ट हुआ। दूसरी जानब बैन अवी मीडिया, BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका, इंडिपेंडेंट उर्दू, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के बाकी रिपोर्टर को 4 घंटे इंतज़ार करा के दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। ये वाला ट्वीट भी बैकग्राउंड पे चल रहा है। तो इस फैसले के बाद आप समझ सकते हैं कि ये कंट्रोवर्सीज आपके सामने बायस आ चुका हुआ है। जज साहब का जहन आपके सामने आ गया। इस चीज़ को सामने रखते हुए मैं नहीं समझता कि आइन और कानून में कोई जायज़ अब इन चीज़ों पर जज साहब से फौरी और अपने आप को अलग कर लेना चाहिए इस केस से। इनसे अब इंसाफ की तवक्को नहीं। और मैं उम्मीद रखता हूँ सहाफ़ियों को, बाकी सबको, कि सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर ये झूठ बोलना कह रहा हूँ इस पर, यानी और क्या बात रह गई है कि इस झूठ को सामने रखते हुए क्या इन्हें इस समाअत जारी रखनी चाहिए। और मैं मेरी ज़ाती राय के मुताबिक तो इस पर बाकायदा एतराज़ात भी उठाना चाहिए। एक तारीखी तौर पर अपना किस्मत ज़मीरी जो है ना, बहुत मेहनत करते हैं। और उन्होंने 2021 में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर, जस्टिस काजी फैसल, जस्टिस मकबूल बाकर ने डॉन की खबरों और फ़ोन पर मिलने वाले पैगाम पर नोटिस लेकर हुकूमत से जवाब तलबी की थी। सुप्रीम कोर्ट हुक्मनामा के मुताबिक फायज़ साहब को नामालूम ज़राए से फ़ोन पर मिलने वाले डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइन होने बारे में यकीन नहीं था। यानी ये ट्वीट किया है, बैकग्राउंड में वो सारे चल भी रहे हैं। और अगर उनको आप पढ़ कर देख लें, इन व्यू ऑफ द फोर्सेड पोजीशन वी सेंट फॉर लंडन अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड सीक द ओपिनियन एडवाइस एज द वेदर द सेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइडेड प्रेसिडेंट एंड वेदर द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैड हैंडेड ओवर और इंटेंडेड टू हैंड ओवर मनीज टू द लेजिस्लेटर एंड। और ये जो पैसे तकसीम होने के हवाले से बात थी, तो यहाँ से जस्टिस काजी फैसल साहब उस वक्त अखबारी खबरों में नोटिस लेते रहे। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें सारी आ गई। आप तब एक और रिपोर्टेड जजमेंट है, वो 2021 SCMR 1662 F, ये सुओ मोटो नोटिस लिया था जस्टिस काजी फैसल साहब ने। केस कोई और चल रहा था, उस केस को सामने रखकर इन्होंने इस मैटर को टेकअप किया था वर्किंग जर्नलिस्ट के हवाले से। और ये बेंच में सुओ मोटो नहीं ले सकते थे, ये भी तारीखी बात याद रखिएगा। जस्टिस काजी फैसल सुओ मोटो नहीं ले सकते थे, इन्होंने सुओ मोटो लिया, बेंच बना। उस बेंच के बाद आपको पता है फिर ये तय हुआ कि इख्तियार किसका है, मास्टर ऑफ द रोस्टर कौन है। और ये वाला जो प्रोसीडिंग है इनकी, ये सेटिसाइड हुई और उसके बाद नई प्रोसीडिंग बनी, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि जस्टिस काजी फैसल इमरान खान साहब के कई मामलों में बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें दुख या अफसोस इस हवाले से था कि उनके खिलाफ रेफरेंस जो है अपना इमरान खान ने सदर के ज़रिए दाखिल कराया है, इनको बाकायदा समाअत रुकने से रोका भी गया। ये भी रिकॉर्ड की बात है। और ऑर्डर के अंदर लिखा गया कि इमरान खान साहब के हवाले से जितने केसेस होंगे उसमें ये वकील, उसमें जज नहीं होंगे। आज के हैसियत से ये इमरान खान साहब बाकी केसेस को किस तरह सुन रहे हैं वो ऑर्डर की मौजूदगी में, ये वाला सवाल भी बड़ा अहम है। ये वाला भी बैकग्राउंड में सिर्फ चलाने का मकसद है कि आपको तारीख के औराक में मैं ले चलूँ, ताकि आज आप आते हैं इस बात की तरफ कि जहाँ जो इमरान खान साहब की तरफ से एक दरख्वास्त आई और उस पर जो सवाल है पूरी, यानी मैं नहीं कहूँगा। और इस पर असद तूर ने मैं बहुत से एतराज़ात रहे इस बात के ऊपर, लेकिन असद तूर ने वो मैं जो बातें मैंने कही हैं मैं सुना देता हूँ, ज़्यादा मुनासिब रहेगा। मैं सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि असद तूर बहुत बड़े स्टांच सपोर्टर थे उस वक्त जस्टिस काजी फैसल साहब के, बड़ी जंग लड़ी इन्होंने। लेकिन आज जो बात कर रहे हैं वो पॉजिटिव वे की बात कर रहे हैं। मैं चाहूँगा वो चला सकूँ, आप तक समझ सकें उन्होंने क्या बात कही है, सुनिएगा। होने से पहले ही इस दस्तावेज को मीडिया पर जारी किया जा चुका था। एक सियासी जमात है साहब, वो जो चीज करेगी वो पब्लिक भी करेगी। आपके दौर में हम जब आपका रेफरेंस कर रहे थे तो अभी बहुत ही दस्तावेजात मीडिया में आ रही थी, मैं खुद रिपोर्ट करता रहा हूँ, जराये से मिलती थी। हम सुप्रीम कोर्ट पर करते हैं, हम साफियों का काम ही होता है कि हम दस्तावेजात जो हों आ रही हों, सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो रही हूँ, या सुप्रीम कोर्ट में खत लिख रहा है या कोई ओपन खत लिख रहा है जिसके नाम पे या कुछ भी लिख रहा है, तो वो साफी तो यही तलाश कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं कि कौन सा इतना बड़ा जुर्म है कि वो दस्तावेज जो आपको लिखा गया खत था, एक सियासी रहनुमा जो जेल में है उसका खत
वो अवामी खत क्यों नहीं हो सकता कि वो आपसे अपील कर रहा है वो खत लिख रहा है? इसमें कौन सा ऐसा इतराज करने वाली बात है माजरत के साथ? लेकिन आप कहते हैं अनसाइंड खत की कोई वैल्यू नहीं है। आप कहते हैं एक सियासी जमात है पीटीआई, उसके मेन स्ट्रीम वकला ने नहीं, उनके किसी थर्ड टियर के वकील ने वो लेटर आपको भेज दिया, इसलिए आपको वो लेटर एक सीरियस दस्तावेज नहीं लगती, तो फिर उसका जवाब देने की क्या जरूरत थी? और वो भी इस तरह का डांटने वाला जवाब। क्या आप सब जानते हैं सियासी जमात ज़ेरे-ए-ताब है और आप उसके खत के क्रेडेंशियल्स पर कुछ सवाल पूरे के पूरे उठा रहे हैं कि ये किस तरह भेजा गया, यूं क्यों, फलां जगह पे क्यों, रिपोर्ट क्यों हो गया मीडिया में, ये क्यों हो गया, फलां क्या हो गया? क्या यार, मतलब यू आर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अब से आला इस मुल्क के। फिर कहूंगा इस मुल्क पे 24 करोड़ लोगों की उम्मीदें हैं आपसे। मेरे कसम की उम्मीदें तो कोई वैल्यू नहीं रखती हैं, नो बडी हूं, मामूली सदाफी हूं, बोलूं चीखूं छलांगे लगाऊं, कोई मैटर नहीं करता, बट लोगों को तो सोचें नहीं कि आपसे उम्मीदें हैं। और फिर मैं कहूंगा मोरिस क्या लिखेगा कल कि जब आपकी पाकिस्तान पे पूरा इलेक्शन इंजीनियर हुआ और आपने उस पर खामोशी इख्तियार की रखी, लोग अगवा होते रहे, अगवा होने के बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, आप खामोश रहे। एक पॉलिटिकल पार्टी में लोगों को भर्ती करवाया जाता रहा जंगली तरीन की, आप खामोश रहे। और अगर आपके आगे कुछ रोया तो आपने उसके खत का जवाब दिया। अब हमें आपके सेक्रेटरी के जरिए कौन को यकीन दिलाया जाएगा कि आपको अपने मनसब की जिम्मेदारियों का इदराक है? और अगर आपको अपने मनसब की जिम्मेदारियों का इदराक है तो बताइए कितने प्रैक्टिस प्रोसीजर का डिटेल जजमेंट बताया? एक नकवी का केस जो आपके साथी जज हैं अभी तक क्यों नहीं लगा, उसको नंबर नहीं लगा, वो 2 हफ्ते से पिटिशन कर रहे हैं, लगाएं। अब देखिए, मैं सवाल कोई नहीं उठाना, फिर जस्टिस काजी फायजी साहब या उनके करीबियों को मुझ पर बड़ा एतराज़ है, मैं नाकद हूँ उनका, आज भी मैं नाकद हूँ जस्टिस काजी फायजी साहब का। अब ये सवाल मैं नहीं उठा रहा, 4 बातों का जवाब दे दें। कहा है कि जो कुछ होता रहा है क्यों आप खामोश बैठे रहे हैं? आप 24 करोड़ आवाम के चीफ जस्टिस हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसका सवाल उठा लिया। जैसे मुजाहरा नकवी का केस क्यों नहीं लगाई? और ये खत क्या था, ऐसा खत क्या था? फिर दादरसी के लिए आपको कहा, आपने कमाल कर दिया आपने, यानी बड़ा दुख हो रहा है काम आदमी को। आपसे अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन के दिखाएं आप। जाती आपके अनाद या जाती ग्रज आपके माइंड में किसी तरह से बायस अगर रहा होगा ना, अनाद का लफ्ज़ सख्त हो जाता है ना, उसको छोड़े इस तरफ, लेकिन बायस तो आपका अब नज़र आ रहा है ना। आपको ये बायस खुदारा निकालें इसको। आप सिर्फ कानून के इंसाफ के मंच पर बैठ के इंसाफ फराहम करें। कौम आपसे इंसाफ चाहती है और कुछ नहीं चाहती है। इंसाफ दें, तारीख में अपना नाम। आप तो 2-2.5 महीने के अंदर ही इतने कंट्रोवर्सीज आ गई हैं, जो आपके फ्रंट लाइन सोल्जर थे वो आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो मैं उस वक्त बात किया करता था, मैं बिल्कुल ठीक किया करता था। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।